हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन मैथ्स पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम है कि हमने एनटीपीसी प्रीवियस मैथ्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें पार्ट 1 में हमने जो है 1 से 50 तक आपको सॉल्यूशन कराया था और पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने जो है 51 से लेकर 103 तक का सॉल्यूशन किया था। जिन वीडियो को आपने जो है बहुत सारा प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम जो है 104 से लेकर जो है 150 तक का सॉल्यूशन सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 से। दोस्तों, कुछ बच्चों ने जो है ये कमेंट किया है कि जो है उसके पास बुक्स नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे जहाँ तक मालूम है कि रेलवे की तैयारी करने वाले 90% स्टूडेंट्स के पास प्लेटफॉर्म की ये बुक्स अवेलेबल है सबके पास। फिर भी अगर आप इस लॉकडाउन में गांव में हैं या फिर कहीं भी हैं तो आप बुक्स अवेलेबल करा लीजिए नज़दीकी बुक स्टॉल पर, या फिर जो है इसमें क्वेश्चंस तो हम देते ही रहते हैं। आप स्क्रीनशॉट पर आपको क्वेश्चन नज़र आता ही है, तो आप उसको देखकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 से। कहता है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो इसको बहुत ही बेसिक रूल से हम बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कहता है हम मान लेते हैं मूलधन हमारा 1 रुपया है। तो मूलधन अगर 1 रुपया है और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। अगर आप 1 रुपया मानते हैं तो आपका जो है मिश्र धन 3 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका साधारण ब्याज जो है 2 रुपया बढ़ चुका है। ठीक है। अगर 1 रुपया 3 रुपया में बदलता है तो आपका उसके बीच का जो गैपिंग है उसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं या फिर ब्याज बोलते हैं। तो हमारा जो है 2 रुपया ब्याज हो गया। ये कितने समय में हुआ है? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 8 वर्ष में ऐसा हुआ है। तो आगे इस क्वेश्चन के देखते हैं। कहता है इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। अगर मूलधन 1 रुपया है और उसको हम 5 रुपया में बदलना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा साधारण ब्याज 4 रुपया होना चाहिए। इसके बीच का गैपिंग तो 4 रुपया हमारा हो जाता है। अब ये ध्यान देना है कि कितने वर्षों में ये होगा। तो हम इस दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। इस दोनों में रिलेशन क्या है? 2 से 4 हो गए, इसका मतलब है कि वो दुगना हुआ है। तो हम यहाँ भी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 16 वर्ष। इस मेथड को बहुत बार हम क्लास में सिखा भी चुके हैं। एक बार फिर से हम इस मेथड को देखते हैं। 1 रुपया हमने माना है और क्वेश्चन में कह रहा था कि उसको तिगुना करना यानी 3 रुपया, यानी उसके बीच का गैपिंग हो जाएगा 2 रुपया, यानी 2 गुना। वो होता है आपका 8 वर्ष में। अब अगले 5 गुना कहता है तो 1 रुपया 5 रुपया में बदलना है। इसका मतलब है कि आपका ब्याज 4 गुना होना चाहिए। 4 गुना हो गया। अब वो कितने वर्ष में होगा ये मालूम करना है। तो आप इस दोनों में रिलेशन देख लीजिए। दुगना है तो दुगना, चौगुना है तो चौगुना, या किसी से डिवाइड हुआ है तो आप इधर भी जो काम इस दोनों में रिलेशन में होगा वही रिलेशन इसके रिलेशन में करना है आपको। 8 है तो आपका जो है इधर 2 गुना हुआ था तो 8 दूनी 16, 16 आपका राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है हमारा 105। कहता है 16/a बराबर 1/√0.25। तो आप ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 16/a बराबर 1/0.5 लिख सकते हैं। 0.25 का वर्गमूल आपका जो है 0.5 हो जाएगा। तो 16×5 80, यानी 1 का वैल्यू जो है 8 आ जाएगा आपका। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। कहता है ABC एक साझेदार कंपनी में जो है 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे ABC में डिवाइड किया जाता है। ABC के रेशियो में आपको डिवाइड कर दिया जाता है। तो कहता है कि B का हिस्सा कितना होगा। B का हिस्सा आपको 3 दिया गया है और ये आपको जो मान दिया गया है आपका टोटल का मान है, यानी टोटल मतलब 5 3 8 1 9। तो 9 में आपका जो है दिया हुआ है
1,20,393। अब आपको जो है यहाँ पे b का मान चाहिए, यानी आपको 3 चाहिए। तो आप देख लिए 9 से 3 हो गया, यानी हमने कितना से डिवाइड किया है, 3 से डिवाइड किया है। तो आप भी यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 तिहाई 12, 0 1, 3 तिहाई 9 1, यानी आपको 40,131 बी नंबर ऑप्शन सही है आपका। तो अगला क्वेश्चन 107 कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो 24 दिया हुआ है। कहता है एलसीएम बताइए, एलसीएम कौन सा आपका हो सकता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 118, 144, 128 और 136। ये 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा एलसीएम हो सकता है। तो आपको पहले से मालूम है कि अगर ये आपका एलसीएम को एचसीएफ हमेशा पूर्णतः विभक्त करता है, यानी जो है एलसीएम एचसीएफ से हमेशा पूरा विभाजित होगा। तो आप पता कीजिए ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो 24 से पूर्णतः विभक्त है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है आपका 144। इधर आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 144 यही आपका एलसीएम हो सकता है। ठीक है। 108 कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान्य पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो कुल लाभ या हानि कितने % हुआ है। ये पिछले पार्ट 2 वाले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को हमने बताया था कि इसको आप मास्टर फार्मूला से आप सॉल्व करेंगे। इस फार्मूला से आप सॉल्व करेंगे। जब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। अगर आपको पॉजिटिव मिलता है तो वो प्रॉफिट होगा, अगर आपको जो निगेटिव मिलता है तो वो आपका लॉस होगा। तो इसमें हमको दिया हुआ है 25%, तो 25% आपका अधिक रखा गया है, फिर उसी पर 25% आपको छूट दी जा रही है। 25 × 25/100, तो ये आपका कैंसिल हो गया, -625 यानी 6.25%। चूँकि निगेटिव आया है तो आप कह सकते हैं यानी 6.25% की आपको हानि हो चुकी है। यानी आपका इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 109, यदि एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, क्षेत्रफल 25 दिए गए हैं, तो BCD का क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक समांतर चतुर्भुज आपको दी गई है और ABCD ये दिया गया है और इस क्वेश्चन में BCD का मान पूछ रहा है। BCD इसका एरिया पूछ रहा है। इस पूरे चतुर्भुज का एरिया 25 दिया हुआ है। तो पिछले वीडियो में ही हमने जो है इस टाइप का एक क्वेश्चन था, या फिर यहाँ भी हम इसको बता देते हैं कि आप एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं तो उसमें जो है 2 सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, यानी कि दोनों इक्वल एरिया वाले आपके उसमें त्रिभुज होंगे, इक्वल एरिया वाले। तो अगर टोटल जो है हमारा 25 है, यानी A 2A मिलकर हमारा 25 हो रहा है, तो एक एरिया हमारा कितना हो जाएगा 12.5, 12.5। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 110 नंबर। कहता है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंबे को 8 सेकेंड में पार कर जाती है। तो खंबा पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी ही दूरी को तय करती है, यानी उसकी दूरी है 250 और वह 8 सेकेंड में पार करती है। यानी उस रेलगाड़ी की चाल जो है, चाल बराबर दूरी बटे समय, 250/8। अब यही रेलगाड़ी, कौन सी रेलगाड़ी, तो 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 20 सेकेंड में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कुछ मान लेते हैं। तो हमने मान लिया प्लेटफॉर्म की लंबाई x है और ये कितना देर में पार करती है, 20 सेकेंड में पार करती है। तो ये हमारा दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 250 × 20 और 250 × 8। तो आपका जो है बच सकता है कितना, 250 और 20 में आपका 8 चला गया तो 12 बच गया। अब एलसीएम लेने पर ये हमारा जो है 8 इधर चला आएगा, सॉरी कोना कोनी गुना करने पर। तो ये आपका जो है कैलकुलेट आप कीजिए, 2 चौका और ये आपका 3 चौका, फिर 2 से आप इसको काटते हैं तो 125, तो 125 तिहाई हो जाता है 375, यानी उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 375 मीटर है। अगला क्वेश्चन 111 नंबर क्वेश्चन। 4 की पावर 3 और 5 की पावर 6 दिया गया है और वो 10 की पावर m दिया हुआ है। तो कहता है m का वैल्यू बताइए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको 10 के यानी उसके बेस के बराबर लाने की कोशिश करेंगे।
तो हमको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर। जब आप इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ऊपर 3 है, तो हम इसको जो है 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 2 का पावर आप 6 लिख सकते हैं इसको, इंटू 5 टू द पावर 6, 10 टू द पावर m। अब आप जानते हैं x टू द पावर m इंटू y टू द पावर m, सूत्र आप जानते हैं x पावर m इंटू y टू द पावर m। तो आपको क्या करना है, बेस को इंटू कर देना है और पावर में आपका m ही रह जाएगा। तो इसी तरह से हमारा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 के पावर हो जाएगा 6 और इधर 10 के पावर m। तो आपका m का वैल्यू कितना, 6, m का वैल्यू 6, यानी बी नंबर ऑप्शन आपके सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 आपको दिया गया है 52, 45, 49, 54, 56, 52, x-3 और ये आपका 56। इस दिया हुआ है और आपको इसमें बहुलक दिया हुआ है, यानी मोड दिया हुआ है आपको 52। तो कहता है x का वैल्यू बताइए कि x का वैल्यू कितना हो सकता है। तो सबसे पहले जो है बहुलक में हम लोग सीख चुके हैं या पढ़ेंगे, या हमने क्लास करवाया भी था, स्टेट का एक सैटरडे को फ्री क्लास करवाया था, तो उसमें हमने बताया था आपको कि जो है बहुलक हम किसको बोलेंगे। तो बहुलक जिसकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी जो है जिसकी ज़्यादा होगी, सर्वाधिक होगी, वो आपका जो है बहुलक होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे 52 जो है हमारा 52 2 बार है, और यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि 56 हमारा 2 बार है। तो अगर हम इसको हम 56 मान लें, अगर हम ये अननोन जो राशि दी गई है उसको हम 56 मान लें, तब तो हमारा मोड जो है 56 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 52 है। इसका मतलब है कि ये आपका 52, ये आपका 52 और ये भी आपका 52 ही होगा, यानी x-3 के जगह पर 52 ही होगा, तभी हमारा जो है मोड 52 हो पाएगा। तो हमारा x का वैल्यू पूछ रहा था, यानी x का वैल्यू हमारा कितना, 55। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 113 एक DI आ गया है, इसमें आपको बढ़िया से ग्राफ को देख लेना है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। कहता है निम्नलिखित चार्ट कक्षा के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं, तो सबसे पहले आप ग्राफ में देखिए डी हमारा कहाँ तक है, डी हमारा 15% तक है। तो 15% हो गया हमारा, और वो 15% क्वेश्चन के मुताबिक 165 के बराबर होगा। तो 15% 165 हो गया आपका। कहता है विद्यालय में छात्रों की संख्या बताइए, यानी टोटल संख्या आपको बताना है। टोटल संख्या आप जानते हैं 100% होगा। तो ये 15 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 15 इकाई 15 11 आ जाएगा, और आपका 100 में हो जाएगा 1100, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि यहाँ पर चावल के 3 ढेर दिए गए हैं। पहला ढेर में आपका 120 kg, दूसरे ढेर में आपका जो है 144 और तीसरे में आपका 204 दिया गया है। अब बैग की अधिकतम क्षमता जो है ज्ञात करें, ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। यानी एक ऐसे बैग की अधिकतम क्षमता निकालना है जिससे इसको भी पैक किया जा सकता है, इसको भी और इसको भी, किसी का जो है चावल बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। उसके लिए तो आप क्या करते हैं, SCF निकालते हैं, यानी 120 का और 144 का और 204 का SCF निकालना है आपको। एक तो बाय ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन में 12 दिए गए हैं, 10 दिए गए हैं, 15 दिए गए हैं और 18 दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में आप सबसे बड़ी संख्या को इसको डिवाइड करके देखिए, अगर उससे डिवाइड हो जाती है तो वो आपका SCF होगा, नहीं तो दूसरे ऑप्शन पे ट्राई करेंगे। जिस प्रकार से अगर हम 10 से करें तो यहाँ पे 0 से नहीं हो पाएगा, 15 से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, 18 से ये तो लग जाएगा 18 से, लेकिन ये नहीं लग पाएगा, तो आपका जो है SCF 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने कई बार क्लासों में बताया है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मिनिमम गैपिंग ढूंढ लेते हैं। इनमें मिनिमम गैपिंग जो है उसको हम सबसे पहले ढूंढ लेते हैं। तो इसमें और इसमें 24 का गैपिंग है, तो 24 हमारा हो गया। तो 24 को आप जो है उसको तोड़ दीजिए,
इसको हम लिख सकते हैं 24 गुने 1, फिर 12 गुने 2। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखते जाइए, आप उस पर अप्लाई करते जाइए। जैसे हम 24 एचसीएफ मतलब हम पहले से समझे हुए हैं कि सबसे बड़ी संख्या होती है, तो जब हम लिख रहे हैं 24 गुने 1 तो हम सबसे पहले 24 से डिवाइड करके इसको देखेंगे। 24 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 204 डिवाइड नहीं होगा, तो यानी ये आपका जो है बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, बड़े वाले से आगे बढ़ेंगे, छोटे वाले से शुरू नहीं करना है, बड़े वाले से। तो 12 से हम लगा के देखते हैं, 12 से आपका 120 डिवाइड है 144 डिवाइड है, 204 भी डिवाइड है, यानी आपका आंसर 12 ही होगा। यानी इस क्वेश्चन का एचसीएफ जो है 12 होगा। ठीक है, एक बार फिर हम इस मेथड को बेहतर तरीके से सीख लेते हैं पूरा डिटेल से। कई बार हमने इस मेथड को क्लास में अप्लाई भी किया था, आप लोग सीखे भी थे। जो मेरे क्लास में आप जो किए होंगे वो सीख चुके होंगे और इस मेथड को आप समझ रहे होंगे। जो नहीं सीखे हैं वो आप फिर से एक बार बढ़िया से देखिए। सबसे पहले हम मिनिमम गैपिंग ढूंढ लेते हैं। इसमें ज़्यादा का गैपिंग है, इसमें कम का गैपिंग है, तो उस गैपिंग को ले लेते हैं। 24 ले लिया हमने। 24 अब किन किन से उसका फैक्टर क्या क्या होगा, तो इसका होगा 24 गुने 1, फिर उसके बाद 12 गुने 2, फिर आप जो है 8 गुने 3, फिर और कोई 3 से लग गया, 4 से आप लगा सकते हैं 6 गुने 4। अब कोई नहीं है, आप यहाँ से बड़े वाले से कम वाले की तरफ बढ़ेंगे, एक एक से आप डिवाइड करके देखेंगे। 24 से हमने डिवाइड किया, वो डिवाइड सबको डिवाइड नहीं कर पाया। एचसीएफ मतलब है कि बड़ी से बड़ी संख्या और सबको डिवाइड कर सके, तो वो डिवाइड नहीं कर सका है। तो फिर हम 12 से ट्राई करेंगे, 12 जो है सबको डिवाइड कर रहा है, यानी इसका एचसीएफ जो है आपका 12 होगा। बड़े बड़े सवालों में या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस में एचसीएफ निकालने के लिए ये मेथड सबसे कारगर है और जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपको बिल्कुल ज्ञानवर्धक लग रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ा सकता है, तो प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कीजिए। मैं आपका जो है तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे जो है इसको सपोर्ट भी किए हैं, आगे भी करते रहेंगे, हमको विश्वास है। तो अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 115 नंबर क्वेश्चन कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 दिया हुआ है और a/b इक्वल टू 1:3 दिया गया है। तो क्या हम इसको x मान लें? इसको x मान लेते हैं और ये आपका 3x हो जाएगा। नहीं भी मानिएगा तो आप स्क्वायर बाद में कर सकते हैं उसका, लेकिन x मान लेते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो यहाँ पर x हमने रख दिया और ये आपका 3x, x और 3x हो गया हमारा 4x का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 100 और ये 4 का स्क्वायर 16, यानी यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो आप अगर इसको काटना चाहेंगे तो 25 चौका और ये 4 चौका, यानी x स्क्वायर का वैल्यू हो गया 25/4। आपको निकालना क्या है? क्वेश्चन को देखिए, आपको क्या निकालना है? ए भी निकालना है। तो यानी x गुने 3x, तो भैया आपका कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। 3 × x स्क्वायर के जगह पर 25/4, यानी आपका जो है 75/4 हो गया। 18 चौका 72 और 3 हो जाएगा तो 75 चौका 300, यानी आपका जो है 18.75। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 116 नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य दिया गया है 72.5, 72.5 दिया गया है आपका। अब कहता है कि एक छात्र गलती से 84 की जगह 48 लिखा गया। बहुत बार हम ये करा चुके हैं, आपको जो है पिछले वीडियो में भी हम कराए थे कि सही माध्य निकालना है तो सबसे पहले आपको पुराना माध्य लिखना है, प्लस आपको जो है जो गलत दिया गया उसके लिए माइनस, जो सही दिया गया उसके लिए प्लस। 84 की जगह 48, यानी 84 सही है और 48 आपका गलत है। ये परीक्षण कितने लोगों पर किया गया है? 40 स्टूडेंट्स पर किए गए हैं, 40 स्टूडेंट पर किए गए। तो इसमें कहता है सही माध्य निकालें। 72.5 अब प्लस 84 में अगर आप 48 घटा देते हैं तो आपके पास कितने बच जाते हैं? 36, 36/40, यानी 9/10,
तो 9/10 यानी 0.9, तो 0.9 अगर आप जोड़ देते हैं तो 73.4 हो जाता है, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप किताब में क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो हम डायरेक्ट करते हैं। 7×21 एक 22/3, 22/3 नीचे हो गया, प्लस 3 7×21 एक 22/7, ये आपका हो गया। तो आपको क्वेश्चन करा, इसका क्या आंसर होगा आपका? 3 ऊपर चला गया, 9 हो गए बाय 22, और ये आपका 21/22, तो 21 9 हो गया आपका 30, 30/22। आप इसको 15/11 भी लिख सकते हैं, 1 और ये 4, 1.4/11। अगला क्वेश्चन 118। दोस्तों ये एक तरह से डिस्कशन है, इसको हम थोड़ा फास्ट करवा रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपको पढ़े हुए पहले से, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। इसलिए थोड़ा सा फास्ट इसलिए करते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, ताकि आप बोर ना हो सके। जहाँ समझने लायक होता है वहाँ हम खुद ही स्लो हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। आती है 24 25/3 इंटू दिया हुआ है 4:4 1/5, तो 5 का 20 एक 21/5, डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड को हम गुना में बदल लेंगे, और 5 का 20 एक 21, तो उलट जाएगा 4 हो जाएगा आपका 21। बुक आप सामने में रखिए तो बेहतर तरीके से होगा, ताकि हमको क्वेश्चन नहीं लिखना पड़े, डायरेक्ट सॉल्व कर सके हम। 5, तो आपका ये आंसर 20/3 यानी 6.2/3 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। एक 119 नंबर क्वेश्चन। 2 वर्ष में एक मूलधन 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और उतना ही समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज़्यादा है, तो कहता है मूलधन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हमने कराया था। सबसे पहले आप थोड़ा सा इसका बेसिक हम बता देते हैं। इस क्वेश्चंस को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन हम जहाँ जो क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से, एकदम शॉर्ट ट्रिक हम बिल्कुल नहीं लगाते हैं, हम बिल्कुल ट्रिक का समर्थन नहीं करते हैं। ट्रिक एक तरह से रटंत विद्या हो गई। आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट ट्रिक से ज़्यादा बेहतर है, आपको समझ में भी आएगा और उससे जल्दी बन भी जाता है। तो हम एसआई की बात करते हैं, बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं कि आर और टी को, यानी रेट और टाइम को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एसआई मिलता है, वो भी परसेंट में। ठीक है, ये हो गया एसआई की बात। अब सीआई की बात करते हैं, तो हमने बहुत बार आपको बताया कि जब 2 साल रहता है हमारा, 1 साल के लिए तो एसआई और सीआई दोनों इक्वल होते हैं। 2 साल सीआई होते हैं तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम रेट आर रखें तो 2R + R²/100%, ऐसा कह सकते हैं। ये वही फार्मूला है, बहुत सारा मास्टर फार्मूला हम बता चुके हैं। XY/100%। अगर आपका x इक्वल है तो आप क्या लिखेंगे? x + x 2x + x × x x²/100। तो ये वही फार्मूला है, आपका मास्टर फार्मूला ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष में 5%। ठीक है, तो 5 दूनी हमारा कितना हो गया? 2 × 5 यानी हमारा 10% हो गया। ठीक है, अब सीआई की हम बात करते हैं, तो सीआई हमारा 5% 2 साल में कितना हो जाएगा? तो आर के जगह आप 5 रख दीजिए, 2 × 5 + 5 × 5/100, तो आपका 10.25% आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा 10.25% सीआई हो चुका है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चंस हमने बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है, आपको कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम कुछ और इसमें हमने बताया था कि आप एक तरीके से आप कुछ डाटा को जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं उसको आप सीआई में याद भी रख सकते हैं। जैसे हमने कहा था मास्टर फार्मूला में 10 कितने होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बोलते थे 20,
तो हम ऐसे जोड़ नहीं रहे हैं, ऐसे जोड़ के हम बता नहीं रहे हैं, हम मास्टर फार्मूला में इसका यूज़ कर रहे हैं। यानी इस फार्मूले में हम इसको फिट करके देखेंगे कितना होगा। 10 10 20 और ये आपका 10 × 10/100 21, तो आप 21% बोलेंगे। अगर इसी में कहेंगे 10% प्लस में और 10% माइनस में, तो आपको कहना है -1%, यानी 1% का लॉस होगा। फिर आप कहेंगे 20%, तो आपको कहना है 40 नहीं 44%, प्लस 20 -20, तो आपको -4 बोलना है। ये 4 डाटा ऐसे हैं जो बराबर आपको जो है मास्टर फार्मूला में यूज किए जाते हैं। इसको आप बेहतर तरीके से याद भी रखिए। 10 10 आपका 21, +10 -10 -1, 20 20 44, और 20 प्लस में और 20 माइनस में यानी -4। ये 4 डाटा सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो पूछेगा उसको आप इस पर बैठा के ला सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 10% और ये हमारा 10.25%, तो कितना का डिफरेंस 0.25 का डिफरेंस। और क्वेश्चन में हमारा कितना का डिफरेंस दिया हुआ है 10 रुपया ज़्यादा दिया हुआ, यानी 10 रुपया का डिफरेंस है। तो अगर हम इसको पॉइंट उड़ाते तो यहाँ 2 0 बैठाना पड़ेगा, और ये आपका 25 चौका 100 यानी 40 आ गया। हमको मूलधन निकालना है, मूलधन मतलब 100%। तो 100% जब आप निकालिएगा तो आपका जो कितना 2 0 बैठ जाएगा, यानी मूलधन आपका कितना 4000। ठीक है, ये अन्य दूसरे मेथड से सबसे इजी मेथड है, इसलिए हमने इस मेथड को फॉलो किया है। ऐसे इस क्वेश्चंस को बनाने के और भी तरीके हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। एक बार इस क्वेश्चंस को बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन। कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 दिया गया है। 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:5। ऐसा कितने सालों बाद किया गया है 7 ईयर्स, यानी 7 साल के बाद। तो कहता है उसकी वर्तमान आयु बताइए। बहुत सारे इस क्वेश्चंस को भी आपको बहुत सारे क्लास में करवाए हुए हैं। इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं। तो आपको एक छोटा सा आपको रूल याद रखना है। x मतलब हो गया आपका अनुपातिक राशि, यानी इसका जो मान होगा वो निकालना है। तो यहाँ पे जो है आपको लिखना है तिरछे गुणनफल का अंतर, यहाँ लिख देना है आपको दूसरे अनुपात का अंतर गुणे समय का अंतर। ये आपका रूल हो जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी इक्वल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इक्वल करना सब विद्यार्थियों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं हमेशा उस मेथड को ही चूज करता हूं जिसको विद्यार्थी जो है जल्दी सीख सके और जल्दी कर सके। तो हम सबसे पहले अनुपातिक राशि निकाल लेते हैं। तिरछे गुणनफल का अंतर 5 इकाई 5 और 3 दूनी 6। तो ये आपका जो है 5 हो गया, 6 हो गया, कितना का डिफरेंस 1 का डिफरेंस। तिरछे गुणनफल का अंतर हमने लिख लिया है। दूसरे अनुपात का अंतर, दूसरे अनुपात में कितना का डिफरेंस चल रहा है 2 का डिफरेंस चल रहा है। दूसरे अनुपात का अंतर यानी 5 और 3 का डिफरेंस 2। फिर उसके बाद कहा गया है समय का अंतर, तो इसमें और इसमें कितना साल का डिफरेंस है 7 साल का डिफरेंस है। यानी जो अनुपातिक राशि दी गई है हमको वो 14 दी गई है। अब उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है हमको किसका चाहिए, उनकी वर्तमान आयु, यानी ए की वर्तमान आयु चाहिए और बी की वर्तमान आयु चाहिए। ए का प्रेजेंट एज तो हमारा 1 दिया हुआ है, तो 1 और रेशियो हमारा 14, यानी वो 14 साल का है। बी का प्रेजेंट एज हमको दिया गया है 2, तो 2 14 दूनी 28, यानी जो है ये आपका 14 और 28 है। आप चाहें तो इसको बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ज़्यादा हम किसी क्वेश्चंस पर समय देना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आपका रिवीजन क्लास है ये एक तरीके से, और आप बेसिक क्वेश्चन उसको सीख चुके हैं। जहां आपको दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 121 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लास में सिखाए थे, यहाँ भी हम आपको सिखाएंगे। किसी भी वृत्त में सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं।
किसी भी वृत्त में। लगभग ये आपको जो है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के सर्किल के कुछ बेसिक क्वेश्चन में ये आपको बहुत ही काम देता है आपको, खासकर मेंसुरेशन सर्किल में। बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से इसको बना सकते हैं। जैसे हमारा आर से रेडियस हो जाएगा, हम बात करें वृत्त में, ये आपको ध्यान रखना है। रेडियस होता है, उसके बाद डायमीटर होता है व्यास, फिर सरकमफ्रेंस होते हैं परिधि। सरकमफ्रेंस सी का बहुत विद्यार्थी मतलब नहीं जानते हैं, सी से सरकमफ्रेंस परिधि, और फिर ए से हो जाएगा आपका एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका हिंदी में भी लिख देते हैं त्रिज्या, और ये आपका जो है व्यास। इतना सब लोग समझते हैं, इतना भी तुम लोग बुद्धू नहीं हो। आर और डी सी और ए का वैल्यू सब जानते हो। तो हमारा जो है इसमें हम 7 लेते हैं, 7, तो ये हमारा होगा 14। डी बराबर आप जानते हैं ना सूत्र क्या होता है, 2r, त्रिज्या का दुगना। और सी बराबर तो आप जान रहे हैं, सी फार्मूला होता है 2πr। तो जब आप r के जगह पर 7 रखिएगा तो आपको मिलेगा 44। और जब आप a का वैल्यू निकालिएगा, a यानी एरिया, πr², तो r के जगह पर 7 पुट कीजिएगा तो आपको मिलने वाला है 154। अगर आप 14 रखेंगे तो ये 28, ये आपका जो है 88, और ये आपका जो है 616। ये 2 डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, ये R7 तो डायमीटर आपका 14, सरकमफ्रेंस 44, एरिया 154। फिर आपको ये 14, 28, 88 और 616, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही आराम से बन सकते हैं, इजी तरीके से बन सकते हैं। जैसे ये तीनों आप जब देख रहे हैं, त्रिज्या, व्यास और परिधि, किसी भी वृत्त में अगर आप त्रिज्या को दुगना करते हैं तो व्यास भी दुगना होगा, परिधि भी दुगनी होगी, लेकिन एरिया आपका उसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 गुना होगा। अगर हम रेडियस को 10 गुना करते हैं तो डायमीटर भी 10 गुना, सरकमफ्रेंस भी 10 गुना, लेकिन एरिया आपका 100 से मल्टीप्लाई होगा यानी 10 का स्क्वायर से। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से, तो 2 से भागा तो डायमीटर भी 2 से भागा, सरकमफ्रेंस भी 2 से भागा, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 यानी हम एरिया को 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसी आपका कॉन्सेप्ट पर जो है ये अगला क्वेश्चन 121 नंबर तुरंत बन जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप मेंसुरेशन के सर्किल चैप्टर को आप लेकर देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व हो जाते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 22 सेंटीमीटर परिधि, तो आपको सी दिया हुआ है 22, और इस क्वेश्चन में कहता है एरिया बताइए। हमको रेडियस निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये मेथड को सीख चुके हैं। ये हमारा 22 दिया हुआ है, तो भाई हमारा यहाँ पे हम 44 देख रहे हैं और यहाँ दे रहा है 22, यानी 2 से डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड दिया हुआ है, तो अभी तुरंत हमने बताया कि अगर रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस 2 से डिवाइड है तो आपका एरिया 4 से डिवाइड होगा, यानी एरिया हमारा 154/4 यानी 7/2 38.5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से सीख गए होंगे तो आप इसको जो है बनाकर देखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन। 122 और 123 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है 50 आदमी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देता है, तो M1D1 फार्मूला लगा देना है, टाइम एंड वर्क का MDH रूल। तो 50 × 20 टोटल वर्क हमारा इतना हो गया। तो कहता है 18 आदमियों द्वारा यही काम कितने दिनों में कंप्लीट होंगे। x दिन मान लेते हैं हमारा, तो ये हमारा 9 हो गया और ये हमारा 10 हो गया। तो x बराबर 500/9, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, यानी इतना दिन आपको लगेंगे। 55.5/9। 123 नंबर क्वेश्चन, सरल करें। 1 पावर 6 इंटू 1 पावर -4 और डिवाइडेड बाय a का होल। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे भी देखने से लग रहा है 4 नीचे आ जाएंगे, फिर ये भी नीचे आएंगे। 4 3 7 डिवाइड कीजिएगा तो -1 आ जाएगा, यानी a का पावर 6 और a का पावर 4, और डिवाइड करने के बाद वो नीचे ही आएगा, a का पावर 4 और 1 पावर 3।
तो यानी नीचे में गुना हो जाएगा, 1 पावर 6, a का पावर आपका 7, तो आपको मिलेगा a का पावर -1। ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो इस तरीके से हम लिखेंगे 1/a। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 123 तक हम करा चुके हैं। 124 नंबर सवाल आपका एक प्रकार से जो है वेन डायग्राम आ चुका है। 124 से 126 तक आपके इसमें क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। तो 124 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित जानकारियों का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहता है 40 विद्यार्थियों कक्षा में यानी क्लास में 24 विद्यार्थी जो है खो खो खेलते हैं। खो खो ऐसा खेलने वाले 24 विद्यार्थी हैं। और कबड्डी खेलने वाले हैं विद्यार्थी कितने हैं भाई? 38। कोई भी एक खेल खेल सकते हैं। सॉरी, गलत हमने पढ़ लिया। यहाँ पे जो है 20 दिया हुआ है। 20 विद्यार्थी कबड्डी तथा 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं। यानी हमारे पास टोटल स्टूडेंट 40 था, जिसमें से 38 स्टूडेंट कोई ना कोई खेल खेलता है। तो 2 आदमी होगा जो बिना खेल खेले हुए होगा, यानी कोई खेल नहीं खेलता होगा, सिंगल होगा। तो ये हमारा खो खो है 24 और ये हमारा जो है 20 है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। हमारा 38 होता है कि नहीं होता है? तो 24 और ये आपका 20, तो आपके हो जाते हैं 44। ठीक है, 44 हो गए। इसका क्या मीनिंग हुआ? 38 ही आदमी हमारे खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि 6 आदमी जो हैं आपके दोनों खेल खेलते होंगे। खो खो भी खेलता होगा और कबड्डी भी खेलता होगा। तो चलिए 124 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेल सकते हैं? भाई तो हम पहले से ही निकाल लिए हैं। 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन, कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं? तो सबसे पहले तो 2 विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेलता है, उसको तो गिनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कोई भी खेल नहीं खेलता है, ना कबड्डी ना खो खो। अब रह गई बात कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते। कबड्डी नहीं खेलने वाले, तो कबड्डी नहीं खेलने वाले 24 स्टूडेंट। ठीक है, और उसमें से आपको क्या करना है? 6 घटा देना है। तो आपके 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ खो खो खेलते हैं। तो इस प्रकार जो है 18 आदमी खो खो खेलता है, 2 आदमी कुछ भी नहीं खेलता है, यानी 20 आदमी टोटल जो है कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो 125 के बाद आइए 126 नंबर क्वेश्चन में। कहता है कितने विद्यार्थी कोई भी खेल खेल नहीं सकते हैं? कोई भी खेल नहीं खेलता है, कैसे? इसके लिए जो है 40 में 48 हमने घटा लिया है, पहले से ही किया हुआ था। 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलता है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो है 126 तक इसको कंप्लीट कर लिया है। 127 नंबर क्वेश्चन, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर, एक मीनार है, इसके आधार से आप 20 मीटर दूरी पर चले जाइए। जाने के बाद एक बिंदु मिलेगा और उस मीनार की चोटी का उस बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया है। मीनार की ऊंचाई का पता लगाइए। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पर पूरा 1-1.5 घंटा का वीडियो बनाया हुआ है। आप जाके मेरे वीडियो में मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा 1 घंटा का वीडियो होगा, जो प्लेटफॉर्म नवीन सर वाले पे भी वो वीडियो होगा। आप कहीं पे भी जाके प्लेटफॉर्म वाले पर या फिर जो है इस पर आप देख सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट उसका रेशियो मेथड का दिया गया है। हम यहाँ पे रेशियो मेथड का ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रेशियो मेथड को। 60 डिग्री है, तो एक तरीके से आप ये सोचिए कि 10-60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, यानी √3 और नीचे में 1, यानी आपका ये √3 होगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण आप निकालना चाहेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 4 का वर्ग 2, यानी आपका ये लंब √3 होगा, आधार 1 होगा, तो आपका कर्ण 2 होगा। तो ठीक है, तो अब इसी को कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चन के साथ, ये हमको निकालना है।
तो सबसे पहले आप कंपेयर कीजिए, एक में कितना भैया, तो एक में 20। आपको क्या निकालना है, √3 निकालना है, तो √3 = 20 √3। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट में दिया हुआ है आंसर, तो 1.732 √3 का वैल्यू रख देना है। आप 2-3 वैल्यू हमेशा याद रखिए। √2 का वैल्यू 1.414, √3 का वैल्यू 1.732 और √5 का वैल्यू 2.236। कम से कम ये तीनों का वैल्यू जो है आप हमेशा अपने माइंड में रखिए, ठीक है। कहीं पर दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, कहीं पर नहीं दिया हुआ रहता है, तो आप खुद से इसको मान रख के सॉल्व करेंगे। तो 17 हो गया, 17 दूनी 34 और 32 दूनी 64, यानी 34.64 मीटर आपका राइट आंसर होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 128। एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी है। एक सीढ़ी जो दिया गया है इमारत के सहारे खड़ा है। ये आपका सीढ़ी हो गया इमारत के सहारे, इसको ए बी मान लेते हैं इमारत को, बी सी उसका आधार हो गया और ये आपका ए सी सीढ़ी हो गया है। कहता है सीढ़ी का इमारत से 6 मीटर दूरी है, इमारत से उसकी 6 मीटर का गैपिंग है, और कहता है सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, ठीक है। तो कहता है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम पर फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो आप जानते हैं कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर 196 और 6 का स्क्वायर 36। तो 196 और 36 आपके हो जाते हैं 12 9 22 1 23। 200 आपका जो है 32 हो जाएगा। तो 232 आप क्या लिख सकते हैं, 8 चौका 32, 58 चौका यानी 2√58। दिस इज द राइट आंसर, बी नंबर ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। ये बोर्ड थोड़ा पुराना है, काला हो जाता है, तो आप इसको जो है इग्नोर करेंगे इस चीज़ को। अब तो डिजिटल बोर्ड सब लोग जो है डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सच बताऊं तो मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं एक सेटअप का जो है तैयार कर सकूं। जो है सो उसी में काम चला रहे हैं, बस आपको जो है कंटेंट से ध्यान देना है। 129 नंबर क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। इसकी लंबाई 180 मीटर है। इस खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा और जाना कितना है, 180 मीटर उस रेलगाड़ी की लंबाई है। तो रेलगाड़ी अपनी ही दूरी तय करेगी, क्योंकि खंभा को पार करना है, तो खंभा की दूरी 0 लेंगे, तो रेलगाड़ी अपनी ही दूरी पार करेगी और 160 की स्पीड से तय करेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड में आंसर चाहिए तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5/18, 18 ऊपर ले लेंगे, ठीक है। 5/18 से हमने जो है डिवाइड किया है, तो 18 ऊपर ले लिया हमने, 0 आपका कैंसिल कर दिया। ये 9 दूनी और ये आपका 8 दूनी, फिर 9 दूनी ये हमारा 4, तो 81 और ये 5 चौका 20। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है 405 अप्रॉक्स, तो एक 10 से भागा देंगे तो पहले से 10 से भागिए, 4.05 आपका राइट आंसर होगा। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 130। तो सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप इसको एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से उस पर ध्यान देकर, ये नहीं कि जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन पहले से आ रहा है, ये क्वेश्चन हम पहले से सीखे हुए हैं, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप इस बुक को बनाना शुरू कर चुके हैं तो एक एक क्वेश्चंस को आप अपना समय, वैल्यूबल जो समय है आपको देकर उसको सीखना है, और आपको बराबर प्रैक्टिस करते रहना, इस बात को फॉलो करना। जो भी इस क्वेश्चंस को जो है बढ़िया से बना रहे हैं तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप पर हमको जो है पूरा फैथ है, आप बना रहे होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 130 है।
कहता है ए किसी काम को, सॉरी 131 हमने पढ़ लिया, 130 पर देखिए। कहता है 3,480 रुपया का साइकिल, रुपये में साइकिल बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो आपको क्रय मूल्य मालूम करना है कि कितना रुपया क्रय मूल्य होगा। तो सबसे पहले हमने ये बताया था एसपी और ये आपका सीपी, तो हमको एसपी से सीपी पर जाना है, तो उल्टा लिखना है। कितना परसेंट लाभ वो कमा रहा है, तो 20%, तो हम लिखेंगे 120। यहाँ 5, यहाँ 6 से हम जरूर काट सकते हैं, 6 पचे 30, 8 छके 48, तो 8 पचे 40, 2 जीरो हो गया, 25 4 29, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 2900 रुपया है। जो सिंपल क्वेश्चन है उस पर हम तेज़ी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वक्त बहुत कम लगे उसमें। कहता है ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है और बी वही काम 30 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर, तब तो ये सिंपल फार्मूला XY बटे X प्लस Y लगाया जा सकता है। एफिशिएंसी भी लेने की हमको ज़रूरत नहीं है। 40 और 30, 40 गुने 30 और 40 30 आपका हो जाता है 70, 1 0 आपका ख़त्म, 120 बटे 7, तो आपका हो गया 7 इकाई 7, बच गए आपके 50, 7 49, इतना दिन आपको लगेगा। 17.1/7, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 132, कहता है एक दुकानदार 2 कुर्सियाँ 462 रुपये में बेच देता है, दोनों मिला के 462, एक पर 12% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि। तो आप तो जानते हैं ऐसे सवालों में हमेशा हानि होती है, और वो हानि परसेंटेज है आपका x²/100, यानी 12 गुने 12 2200, यानी 1.44% का आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, 100% में से 1.44% का लॉस होता है, तो आपको कितने विक्रय मूल्य बच जाएंगे? 98.56%। ठीक है, सही है ना हमारा? हाँ बिल्कुल सही है। इतना आपका सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस दोनों वस्तु का कितना रुपया दिया हुआ है? 462 रुपया दिया गया है। फिर हमको हानि पूछ रहा है, हानि, तो 1.44% निकालेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपको जो है डी नंबर ऑप्शन 6.75 रुपया का लॉस आ जाएगा। ठीक है, 133 नंबर क्वेश्चन हमको कहता है क्वेश्चन में n/l निकालने के लिए। ठीक है, और 2 का मान दिया हुआ है, l और m का वैल्यू दिया हुआ है 3:5, l/m दिया हुआ है 3:5 और m/n दिया गया है 2:3, और हमको चाहिए n/l। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं n/m इंटू m/l, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, n/m चाहिए, तो n/m चाहिए तो हम लिखना पड़ेगा हमको 3/2 इंटू m/l चाहिए, m/l मतलब 5:3, तो 3 आपका कैंसिल हो गया, 5:2। बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 134 नंबर क्वेश्चन। हल कीजिए, कहता है x + 2y इंटू 2x - y। इसको सॉल्व करना है आपको। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इंटू x 2x², फिर -xy, फिर 2y को x से करेंगे तो 4xy, फिर आप इसको इससे कीजिएगा तो -2y²। तो कुल मिला के आपको 2x² + 3xy और -2y² इतना मिलेगा। और आप देखिए ये किस ऑप्शन में है, आपका बी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। तो 135 नंबर क्वेश्चन मानक विचलन है, जो आपका जो है फर्स्ट बार ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मानक विचलन पूछा गया है। इससे पहले ये जो है बीपीएससी स्टेट वगैरह सब में स्टेटिक्स में पूछता था बीपीएससी में, लेकिन इस बार जो है रेलवे में 2016-17 में पूछा था, और बहुत सारे बच्चे जो है इसको क्वेश्चंस को छोड़ कर आए थे, और बहुत सारे बच्चे जो पहले से जान रहे थे बना लिए थे। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम इस पर देंगे।
चूँकि ये क्वेश्चन फर्स्ट बार हम डील कर रहे हैं इस पर, हालांकि क्लास में तो कई बार हम ये पढ़ा चुके हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है ना। मानक विचलन, ठीक है। बेसिक रूल हम ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, जब हम इस फाउंडेशन तरह से पढ़ाते हैं तो उसमें डिटेल्स में जाते हैं। और सिर्फ इसमें एक फार्मूला लिखते हैं, एच डी बराबर होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ। ये आपका एक बेसिक इसका रूल है, ठीक है। एफ मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, एफ मतलब हो गया आपका बारंबारता, डी मतलब हो गया कल्पित मान जिसको बोल सकते हैं, यानी डी का मीनिंग होता है एक्स माइनस ए। अब आप इसको कहिएगा कि ये क्या है, तो आपने 9th क्लास में कल्पित मान पढ़ा होगा या विचलित मान आपने माध्य निकालने के लिए इस्तेमाल किया होगा। एक्स को कहते हैं हम लोग चर मान, ठीक है, और छोटी ए को हम लोग बोलते हैं माध्य, ठीक है ना, चर मान माध्य, इस पर हम कह सकते हैं। तो ये एक तरीके से हम इसको थोड़ा सा अगर रोटेट करें, यानी इसको मान बैठाएं, तो डी के जगह पर अगर मान बैठाएं तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपका स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला हो गया, ठीक है। अगर हमको किसी में फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, फ्रीक्वेंसी अगर आपको नहीं दी गई है, जैसे क्वेश्चन में दे दिया 10, 11, 9, 8 इस टाइप का, तो फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, तो बारंबारता इसमें नहीं दी गई है, तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन। एन जो है नंबर ऑफ जो है आपको जो टोटल संख्या होगी उसको दर्शाता है, तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब डी का वैल्यू तो आप पहले से जान रहे हैं, डी मतलब एक्स माइनस ए का स्क्वायर, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी सवाल का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए हम रूट में, ये आपका है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, रूट में है ये आपका सिग्मा एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाय एन, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि जो है किसी भी स्टैंडर्ड डिविएशन को आप निकालने के लिए इस सूत्र का सहारा लिया जा सकता है, या ये भी जो भी है सब एक ही फार्मूला है आपका। तो हम इसको लगाएंगे, x यानी चर मान, जो आपको ये जो मान दिया गया रहता है उसको चर मान बोलते हैं। माध्य हम निकाल लेंगे सबसे पहले, और उसका जो है समेशन ले लेंगे। ये सिंबल तो आप जो है 9th 10th क्लास से ही आप सीख रहे हैं। इस सिंबल का नाम है समेशन, इसका मतलब होता है सम, यानी सबका जो है योग, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चंस को लेकर। ये इतने रूल्स हैं आपके जो है, एक दो क्वेश्चंस आपके जो है सूत्र भी पूछा गया है एनटीपीसी में, आपको बहुत सारे प्रीवियस में मिलेगा, चूँकि अब स्टार्ट हो चुका है तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये मिलेगा ही। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 135 की। यहाँ पे दिया गया है 10, 11, 9, 11 और 9। ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये कुछ देर बाद फिर से दोबारा आने वाला है 169 नंबर क्वेश्चन में, ये फिर दोबारा आएगा। तो फर्स्ट बार हम इसको बारीकी से सिखा देते हैं, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में भी फिर यही क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको बढ़िया से सीखना है। तो सबसे पहले हमको माध्य निकालना है, ठीक है। माध्य का नाम हमने ए रखा था, तो माध्य आप जानते हैं सबको जोड़ना है, 10, 11, 9, 11 और 9। और कितनी संख्या है भाई, तो 5 टोटल। अगर आप जोड़ते हैं 9, 9, 18 ए और 2, 20, 20, 40, 10, 50। 50 को अगर 5 से डिवाइड करें तो हमको मिलने जा रहा है 10, ठीक है। माध्य हमने निकाल लिया 10। अब डायरेक्ट हमको स्टैंडर्ड डिविएशन की ओर जाना है, तो आपको समेशन लगाना है। तो समेशन अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको बारीकी से लिखना है, लेकिन x माइनस ए का स्क्वायर लिखना है। x क्या है भाई, तो x ये सारे जो है हमारे x कहलाएंगे, ठीक है। बारीकी से लेना है एक एक करके। तो ये 10 और फिर हमको a लेना है, तो 10 हमारा x भी 10 है और हमारा a भी 10 है, तो 10 माइनस 10 का स्क्वायर,
ठीक है। चूँकि हमको समेशन भी लेना है तो हमको देख लेना है 10 कितनी बार है, एक बार है तो आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समेशन लेना ही पड़ेगा हमको हर हालत में, यानी सबका जोड़ करना ही पड़ेगा। फिर अगले इसका कम हो चुका है, फिर अब हम 11 लेंगे, 11 माइनस ए मतलब 10, तो फिर हमको लिखना पड़ेगा 11 माइनस 10 का स्क्वायर। और ये कितना बार है, 2 बार है, एक बार 2 बार, तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगला प्लस आपका 9 है तो फिर हम लिखेंगे 9 माइनस 10, ए का वैल्यू 10, तो 9 माइनस 10 का स्क्वायर। और 9 कितना बार, 2 बार, तो फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी बार वो रहेगी वो उतना बार हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार, 6 बार, 10 बार, तो हम उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा संख्या कितना है, तो 5 है, तो 5 हमने ले लिया। तो हम 10 में 10 गया 0, तो आपका 0 हो गया। यहाँ 1 गुने 2 2, 1 गुने 2 2, 2 2 4, 4/5, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2/√5, ठीक है। ये बेहतर तरीका है, आपको इससे बेहतर तो अभी तक आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो ये फर्स्ट बार आपको एनटीपीसी 2016 में पूछा था पीटी में, और मेंस में भी पूछा था। मेंस में तो माध्य विचलन पूछा था, यहाँ पे मानक विचलन है, मेंस में एक सेट में माध्य विचलन पूछा था, तो वो भी हम सिखा देंगे। फिलहाल आप जो है इसको देख सकते हैं बढ़िया से। आप इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हैं। जब आप एक बार बढ़िया से सीख जाइएगा तो हम देखिए आप क्या करते हैं, इसको इसी चीज़ को हम जो है अगर हम सीख चुके हैं कोई दूसरा मेथड नहीं लगाएंगे, इसी चीज़ को हम तेज़ी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, 10 था, 11 था, 9 था, 11 था और 9 था, ठीक है। 3 2 5। तो सबसे पहले हम माध्य निकाल लेंगे। माध्य हमको पहले से मालूम चल गया है, 50 50/5 यानी 10, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने की बारी आ गई। 10 में 10 गया 0, 0 का स्क्वायर कितना बार, एक बार, तो हमको 0 ही लेना पड़ेगा। 10 माइनस 11 तो 1 और कितना बार, 2 बार, तो 2 1 गुने 2 2। अब फिर हमारा 10 माइनस 9 1, और फिर हमारा 2 बार, तो 2, अब बाय कितना, 1 2 3 4 5, तो आपका 2/√5। बस वही मेथड है, आपको बस करना क्या है कि जब एग्ज़ाम बनाइएगा तो बहुत फास्ट कम करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको जो है बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखना है आपको, और इसको शेयर ज़रूर करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक भी करना है। आपको आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां मैं सौंप रहा हूं, और इसको जो है सब्सक्राइब करने में आप मेरी मदद करें, ताकि मैं बहुत सारी वीडियोस जो है आप लोगों के समक्ष ला सकूं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 136 कहता है 10 दर्जन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया से देखिए, 10 दर्जन दिए गए हैं, 15 दर्जन दिए गए हैं, और फिर उसके बाद 20 दर्जन दिए गए हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि 1/2 हमने बेच दिया है, 1/3 बेच दिया है, और इसका जो है 1/4 बेच दिया है, तो आपके पास कितने फल नंबर में बच चुके हैं, यानी कितनी संख्या में आपके पास फल बच चुके हैं, ये बात पता लगाना है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे बाकी फलों की संख्या। तो सबसे पहले दर्जन में टोटल दिया गया है, ठीक है, और हमको चाहिए नंबर्स में, तो दर्जन मतलब 12 पीस। तो ये दर्जन हमने जो है कॉमन ले लिया है सबका, 12 पीस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास 10 बचे हुए हैं, 10 क्वांटिटी, और उसमें से 1/2 बेच दिया। तो भैया 1/2 बेच दिया, तो इसका मतलब 1/2 उसके पास है, ठीक है, 1/2 उसके पास है। फिर अगला 15 दिया गया है, दर्जन तो हम कॉमन ले ही चुके हैं, 1/3 उसने बेच दिया। तो भाई 1/3 यानी 3 में से 1 बेच दिया, तो 2 बचा, कितना में से, 3 में से, तो 2/3 आपका बच चुका है। इसी तरह से अगला 20 1/4 बेच देता है, तो आपके पास 3/4 बच जाते हैं। तो आप इसको काट दीजिए 5 से, इसको काटिए 5 से, और इसको भी काटिए 5 से, ठीक है। तो आपका जो 5 कॉमन, 3 2 5 1 6 6 5 30, और ये आपका टोटल 360, यानी जो है 360 फलों की संख्या जो है बिकने के बाद आपके पास बच गई है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं।
136 के बाद 137 s+2 का होल क्यूब करने का रहा है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आप जानते हैं a+b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो इसी फार्मूला पर हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे, s³ + 2 का होल क्यूब 8, फिर 3 यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 3a² यानी s², अब b की जगह 2, तो 3 दूनी हो जाएगा आपका 6s², ठीक है, प्लस फिर हम लिखने जा रहे हैं 3ab², 3 एक जगह s, अब b की जगह 2 का s² 4, तो हमारा जो है 4 तिहाई 12 और ये आपका s हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही? सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। s³ 6x² 12s + 8, ठीक है। अगला 138 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ 1 9 5 4 2 1 9 9 2 1 9 1 2 1, कहता है माध्य बताइए और बहुलक निकालिए। सबसे पहले संख्या गिन लेते हैं, सबसे पहले हमको माध्य निकालना पड़ेगा। तो माध्य बराबर टोटल योग अब बटे संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी इसमें 14 टोटल दिए गए हैं। तो 9 1 10 5 15 15 4 19 19 और 3 22 18 2 1 9 1 2 1, ठीक है। तो ये आपका टोटल यहाँ तक 55 हुआ, एक 56, टोटल 56 आपका जो है ऐड होके आएगा। तो हमारा माध्य कितना हो गया? 4, ठीक है। और इसमें हमको निकालना है बहुलक, ठीक है। तो बहुलक मतलब जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 9 3 4 बार है, इससे ज़्यादा भी कोई है 1 2 3 4 5, एक जो है 5 बार है। तो हमारा बहुलक जो है 1 होगा, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। 138 के बाद 139, कहता है 4x + 5y = 14 और ये आपका x - 5y = 16। कहता है x y का वैल्यू निकालिए। बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। अगर हम बाय ऑप्शन में देखें 10 और -6 5 है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 10 - 6/5 6 2 10 6/5 6 - 2 लेकर देखते हैं। 6/5 लेते हैं तो 5 तो कहीं भी यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है तो ये दोनों तो पहले से ही ख़त्म हो जाएगा। बच गया आपका 6 6 चौका 24 5 दूनी 10, 24 और 10 34 होते हैं, यानी माइनस वाला आपको लगाना पड़ेगा, यानी यही आपका राइट आंसर होगा। अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल कर देख लीजिए। ये आपका कैंसिल 5y और इधर आपका x, तो x = हमारा कितना हो गया भाई? तो 6 हो गया। 6 चौका 24 + 5y = 14, तो आपका जो है -10 आ गया। y का वैल्यू कितना? -2, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 140, 2.5 दर्जन का रहा है। 2.5 दर्जन मतलब 12 दूनी 24 और 6 24 और 6 30। कहता है 2.5 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य 300 है, तो प्रत्येक सेब का विक्रय मूल्य 15 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो एक सेब का हम CP निकाल लेते हैं। 300 रुपया टोटल 2.5 दर्जन का है, तो आपका 2.5 दर्जन मतलब 30, यानी 10 रुपया उसका एक सेब का मूल्य निकल गया। और एक सेब का ASP कितना है भाई? तो 15 रुपया है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना का? 5 रुपया का। कितना में से? 10 में से। सिंपल सा है, ये आपका 50% का प्रॉफिट हो चुका है। प्रॉफिट टोटल 50%। 141, एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्वेश्चन को आप बारीकी से देखेंगे, क्वेश्चन कहा क्या रहा है।
कि एक अभाज्य संख्या के बारे में, कोई भी अभाज्य संख्या, एक नहीं, कोई भी अभाज्य संख्या के बारे में ये बोल रहा है कि उसके बारे में कौन सा कथन आपका सही होगा। फर्स्ट कथन कह रहा है कि यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। कोई भी अभाज्य संख्या यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो गलत बात बोल रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। इसका कोई भाजक नहीं है, बिल्कुल भाजक होता है जो एक से और अपने आप से कटता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है केवल खुद से कटे और एक से विभाजित हो। ये सी नंबर ऑप्शन ही आपका सही है। कोई भी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर एक से और खुद से कटती है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। डी नंबर कहता है 2 से अधिक भाजक होते हैं, तो 2 से अधिक तो होता ही नहीं है, एक और स्वयं से ही कटता है, यानी 2 से अधिक भाजक जब हो जाएगा तो वो अभाज्य रहेगी नहीं, भाज्य संख्या में बदल जाएगी। तो कोई भी अभाज्य संख्या एक से और अपने आप से ही कट सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% का ब्याज की दर से 2000 रुपया साधारण ब्याज यानी एसआई मिलता है उसको 2000 रुपया। कब? 2 साल में 10%। तो अभी थोड़ी देर पहले ही इस टाइप के क्वेश्चन में हमने बताया था कि आपको एसआई निकालना है तो आर और टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट में आ जाएगा, यानी हमारा 2 और 10 यानी हमारा कितना परसेंट? 20% हमारा जो है एसआई हो जाएगा। और सीआई के बारे में हमने बोला कि जब 2 साल रहेगा तो आप इस फार्मूला को लगाएंगे 2r + r²/100% को, इसको लगाएंगे। तो भाई हमने इस पिछले क्वेश्चन में ही हम इस टाइप के क्वेश्चन में करवा चुके हैं कि अगर आप 10 रखते हैं तो आपको 21 मिलता है, 10 10 21, ठीक है। अब 10 10 20 मत सोचने लगिएगा, तुरंत हमने पढ़ाया है कि 10 10 आपका मास्टर फार्मूला में 21 होता है, 20 20 आपका मास्टर फार्मूला में 44 होता है। तो इसके बीच 1% का गैपिंग है और हमको यही गैपिंग अंतर चाहिए। तो सबसे पहले 20% में एसआई दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में? 2000 रुपया, ठीक है। तो 1% हमको कितना होगा? 1% हमको 100 होगा, और 1% मतलब एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस, यानी हमारा आंसर 100 रुपया होगा। तो बढ़ते हैं तेजी से आगे। 143 P + Q = 2 × P - Q, और Q का वैल्यू दे रखा है 10, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2P में P गया, P और -2Q इधर आके आपका जो है 3Q हो जाएगा। तो Q के जगह पर आप 10 रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 30। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें अभी दिए गए हैं, तो छोटे क्वेश्चंस को आप तेज़ी से निकाल लीजिए, वही बेहतर है। माइनस ये आपको दिया गया है 10 -405 डिग्री का मान कितना होगा? तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि 4 क्वाड्रेंट है। पहला क्वाड्रेंट में आपको जो है 0 से लेकर 0 से आगे बढ़ते हैं और 90 तक रहते हैं, फिर 90 से आगे बढ़ने पर 180 तक, फिर इसमें 180 से आगे बढ़ के 270 तक, और 270 से आगे बढ़ के 360 तक, ठीक है। तो 405 दिया गया है। आप जान रहे हैं इसमें कि पॉजिटिव आपका इधर से शुरू होता है और नेगेटिव इधर से शुरू होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में आपका जो है ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, इसमें आपका टेन और कॉट, और इसमें आपका कॉस और सेक, ठीक है। तो आपका माइनस दिया हुआ है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, यानी इसका मान होगा -10 405 डिग्री, ठीक है। -10, अब इसको ज़रा तोड़ कर देखते हैं। 405, तो 405 कहाँ तक आएगा? यहाँ से हमने शुरू किया, एक राउंड ले लिया 360, ठीक है। अब प्लस 360 में 45 ऐड करेंगे, 45 ऐड कीजिएगा। -10, 360 रहने पर नो चेंज, 10 का 10 ही रह जाता है। 360 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, तो आपका जो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी 10 45 डिग्री। तो आपका जो है 10 45 डिग्री का मान कितना?
1, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर -1 होगा। ये बहुत सारे तरीके आप जो है इसको निकालने के 10th क्लास में सीख चुके हैं। यहाँ भी हमने आपका रिवीजन कर दिया है। रिवीजन सबसे ज़्यादा अहम रखता है। रिवीजन आप जितना बेहतर करेंगे उतना आपका मैथ हैंड ओवर रहेगा। 45 कहता है 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा। इसको तो आप बाय ऑप्शन ही सॉल्व करें तो बेहतर है, फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे बड़ा गुणनखंड इसमें देखिए 90 है और 90 से ये डिवाइड हो रहा है, 90 से ये भी डिवाइड हो रहा है, यानी आंसर 90 ही होगा। ठीक है, सबसे बड़ा इससे भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर आपको पूछ रहा था। 146 30% लाभ है, 1300 हम बेच दिया, CP निकालना है। 1300 और 30% लाभ तो उल्टा लिखेंगे 100/130, यानी आपका 1000 रुपया उसका आंसर आ जाएगा 146 का। 147 से 149 तक ये आपका जो है DI आ चुका है। तो 147 कहता है सभी छात्रों के, पहले DI को बढ़िया से आप उसको ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लीजिए। S1, S2, S3 और S4 दिए गए हैं। भौतिकी और रसायन, ब्लैक वाला आपको जो है भौतिकी दिया गया है यानी फिजिक्स, और वाइट वाला आपका जो है रसायन शास्त्र दिया गया है, केमिस्ट्री। कहता है सभी छात्रों के रसायन शास्त्र और भौतिकी के कुल प्रतिशत का अंकों में अनुपात निकालें। अंकों में प्रतिशत अनुपात चाहिए आपको, यानी जो है केमिस्ट्री का और भौतिकी का। तो सबसे पहले आप इसको टोटल को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड सबसे पहले आपको करना पड़ेगा केमिस्ट्री का। सबसे पहले तो केमिस्ट्री दूसरा वाला है 85, फिर आपका है 85, 55 और 80, फिर आपका फिजिक्स है। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 10 5 15 बच गया 1, 8 5 8 24 और 24 5 29 और 29 और 1 30, यानी 305 आपका आ गया है। फिजिक्स में आते हैं, फिजिक्स में 95 दिया हुआ है, फिर 65, फिर 75 और फिर 75। 5 का 20 बच गए 2, 7 7 14 6 20 20 9 29 29 310। तो आपको कहता है प्रतिशत निकाले उसका अनुपात, तो भाई 305 हो गया बटे 310 गुने 100। तो देखिए सबसे पहले 310 के ये बेहद करीब है। ठीक है, तो ज़्यादा करीब है, यानी उसका जो 100% या फिर 99% या फिर 98% आएगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा करीब कौन है, 98%, वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, 310 के बेहद करीब है 305, तो आप उसको या फिर आप उसको जो है डिवाइड करके देख लीजिएगा, 98 पॉइंट समथिंग आएगा। 148 नंबर क्वेश्चंस। आप लोगों से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों के बीच या फिर जो है आप अपने ग्रुप में सेंड करें, इसको शेयर करें और अपना वैल्यूबल कमेंट ज़रूर छोड़ें। हम बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मोस्ट हम्बली रिक्वेस्ट हम आपसे कर रहे हैं। कहता है छात्र S2 का S4 से दोनों विषयों में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना होगा, ये बात पता लगाना, यानी फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी आपको मालूम करना है। तो फिजिक्स में S2 में कितना दिया गया है, S2 65 और 85, 65 और 85, 8 6 14, यानी 150 हो गया आपका। फिर उसके बाद S4 से, तो S4 में 75 और 80, तो आपका 8 7 15 155 हो गया, यानी 31 बचे और ये 30 बचे, 30/31, 30/31 बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 148 दो क्वेश्चन और अब बच चुके हैं आपके 149। कहता है कि S3 का S1 से रेशियो बताइए। S3 किस चीज़, भौतिकी में प्राप्त अंकों का, S3 का S1 से तो 75 लाया है फिजिक्स में, और S1 में 95 लाया है। 15 × 5 = 75, 19 × 5 = 95। और ये लास्ट क्वेश्चन 150 कहता है 9 औरतें 50 दिन में करती हैं, 9 औरतें 50 दिन में, तो 6 औरतों को बढ़ा दिया जाए, यानी 9 × 6
15 कर दिया जाए तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा? 10 बचे और ये 3 बचे, और 3 से इसको काट दिया तो हमारा कितना आ गया? 30 दिन। तो ये आपका जो है 104 से 150 तक का जो है इसका सोल्यूशन हमने करा दिया है, और आप इसको बेहतर तरीके से जो है एक एक क्वेश्चंस को लेकर इसको सॉल्व करके बढ़िया से इसको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अगर आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में रखिएगा, फिर हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। वो कमेंट सेक्शन में ही समझा देंगे या फिर जो है अलग उसका वीडियो बना देंगे। तो आप इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम बार बार बोल रहे हैं, आप ग्रुप में ज़रूर सेंड करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।